हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज 6 दिसंबर को आप सभी को शुभकामना देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। दो महत्व है आज की तारीख का मेरे लिए, आप सबके लिए एक तिथि का महत्व है और वह है 6 दिसंबर 1956 को होने वाली घटना, जब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों को छोड़ गए। वैसे तो छोड़कर जाना शोक का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है, लेकिन यह उत्तरदायित्व का भी प्रतीक होता है। यह दायित्व निभाने की चुनौतियों के आने का दिन भी माना जाता है और इस नाते दुखी होने का तो समय ही नहीं होता। तो आज की तारीख को ही 1956 को बाबा साहब जो जिम्मेदारियां खुद निभा रहे थे वह छोड़कर हम सबके कंधों पर डालकर चले गए। चुनौतियां सपना पूरा करने की, सपना समता के सिद्धांत पर स्थापित समाज, संविधान से चलने वाला शासन, सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, यही बाबा साहब के सपने थे। इसीलिए लड़ रहे थे। लोगों ने इनको सीमित करने के लिए प्रयास करके ऐसा कर दिया कि ये कुछ वर्ग के थे। अन्याय जहां कहीं भी हुआ बाबा साहब बोले हैं। तो एक तो आज के दिन की शुभकामना, बधाई, और मेरे लिए जो इसका महत्व है वह इस कारण से है क्योंकि आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। दूसरा, आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर 2004 को मैं परिणय सूत्र में बंधा था और जीवन को पूर्णता प्राप्त हुई थी। गृहस्थ आश्रम में मैंने प्रवेश किया था। मेरे जीवन में मेरी पत्नी का इतना महत्व है कि मेरे जहां तक जो भी पहचान है, हर जगह उस पहचान में उनका योगदान है। जी हां, जब मैं संस्थान चलाता हूं, पढ़ाता हूं, तो वह संस्थान की निदेशिका के तौर पर पूरा सिस्टम संभालती है। जब मैं अधिवक्ता के रूप में वकालत करता हूं तो वह भी एक अधिवक्ता के रूप में मेरे साथ होती है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं तो इसमें विचार विन्यास में उनकी भूमिका होती है क्योंकि हमारे उनके समाज कैसे हो इसको लेकर सपने एक हैं। तो इसलिए मेरे लिए यह दिन दोहरी महत्व का दिन है। दो कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां कहीं भी मैं दिखता हूं वहां संध्या त्रिपाठी जरूर होती है। इस पुस्तक में भी आप देखेंगे तो संपादक के रूप में संध्या त्रिपाठी का नाम है। हम लोग जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, इस सब के पीछे वह हैं। रिकॉर्डिंग के पहले भी विचार देने में और रिकॉर्डिंग के बाद इसको आप तक पहुंचने में सहयोगी बनने में हर जगह उनकी भूमिका होती है। कभी भी संतुलन तभी होता है जब किसी एक विचार पर 2-3 लोग मिलकर विचार विमर्श करें। तो जो मैं इतना संतुलित बोल पाता हूं, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तराजू के दोनों पलड़ों को सीधा रखने की, सीधा करने की, दूर से खड़े होकर यह बताने की कि किधर ज्यादा झुक रहा है, किधर ऊपर उठ रहा है और कैसे इसको संतुलित किया जाए। तो आज के दिन मैं अपनी जीवन संगिनी संध्या त्रिपाठी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अब लौटते हैं बाबा साहब पर। बाबा साहब को याद करते हुए एक बार मेरे आंखों से आंसू आए थे, एक बार। और यह घटना है 1997 की। मैं इलाहाबाद के हिंदू हॉस्टल में था। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को ही मैं याद कर रहा था, जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। उन दिनों एक स्लोगन चला था, मेरा भारत महान, खूब चलता था। और कुछ लोग जो इसके खिलाफ कमेंट पास करते थे, व्यंग करते थे, वो इस नारे को खराब करने के लिए बोलते थे, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, या ऐसे करके बहुत सारी चीजें लोग बोलते थे। तो जैसा कि मेरा स्वभाव है कि मैं पक्ष विपक्ष दोनों को तौलता हूं, सोचता हूं, तो मैं सोचने लगा कि क्या यह नारा ठीक है या यह 99% झूठा है। सोचते सोचते मेरी दृष्टि गई महापुरुषों पर। आमतौर पर हमारे 4-5 महापुरुष तत्काल दिमाग में आते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो अनेकानेक नायक हमारे रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 5-6 नाम आ जाता है दिमाग में। 97 का समय वह समय था जब कुछ ही दिन पहले महात्मा गांधी को गाली दी गई थी और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते गाली दी गई थी। तो मेरा ध्यान इस पर गया कि मेरा भारत महान तो इस कारणों से भी है कि इतना मतभेद के बावजूद भी संविधान सभा में लोग बैठे थे और ध्वनि मत से लिख दिए। अभी मेरे आंसू नहीं आए थे, बता रहा हूं दोस्तों आंसू कब आए। फिर मैं सोचने लगा कि भारत तो महान है, हम इतने मूर्ख हैं कि हम उस महानता को देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। अगर आप किताबों को पढ़ें, जीवनियों को पढ़ें, विचारों को पढ़ें, तो इतने भिन्नता है विचारों में। इतनी भिन्नता होने के बाद भी इतना बड़ा ग्रंथ ध्वनिमत से तैयार होता है। भारत का संविधान रूपी ग्रंथ ध्वनिमत से तैयार होता है। यह मामूली बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहब कहते हैं गांधी जी से कि वर्ण व्यवस्था को समाप्त करिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करिए। गांधी जी कहते नहीं, जो जिस जाति वर्ण में जन्म लिया है उसको अपना काम करना चाहिए, ये ठीक है, ये भारत के लिए अच्छी व्यवस्था है। हमको आपको प्रथम दृष्टया दिखता है कि एक तो एकदम उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने यहीं तक नहीं कहा था। हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और बाबा साहब के सामने मैं गांधी जी के बारे में बात कह रहा हूं। याद करिए कि गांधी जी ने अपने जीवन में काम कौन से किए थे। वर्धा के आश्रम में कुष्ठ रोगियों का अपने हाथ से सफाई करते थे, खुद से उनका मैला साफ करते थे। उन दिनों मैला साफ करने का काम एक जात विशेष के लोग करते थे। जी हां, अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मानव मल ढोने का आज भी कुप्रथा चलती है भारत में, राजस्थान कुछ इलाकों में। और महात्मा गांधी वो काम खुद कर रहे थे। तो फिर आप जरा यहां सोचिए कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, जाति व्यवस्था ठीक है। अगर वो ठीक है कह रहे हैं और पूरे मन से कह रहे हैं, मजबूरी में नहीं कह रहे हैं, समय के इंतजार के कारण नहीं कह रहे हैं, तो फिर तो उनको अपने वर्धा आश्रम में उस जाति के वर्ण के लोगों को बुला लेना चाहिए था कि भाई देखो वर्ण व्यवस्था ठीक है और ये पखाना तुम साफ करो। खुद क्यों साफ कर रहे थे? कस्तूरबा से उनके कई बार विवाद इस पर हुए हैं। दरअसल वो ये देख रहे थे कि बाबा साहब की जो मांग है वो न्याय युक्त है, सब कुछ सही है, लेकिन समाज उतना न्याय प्रियता को स्वीकार करने वाला नहीं है, नहीं मानेगा समाज। और दोस्तों, मैं इसके आगे महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब के सपनों को जोड़ते हुए कोई बात कहूं, पहले ही बता दूं कि इतने सारे लोग गांधी जी से अलग अलग चीजें मांग रहे थे, परस्पर विरोधी चीजें, कि अंत में उनको अपनी जान देकर के वो चीजें पूरी करनी पड़ी। तब भी आज भी लोग गाली दे रहे हैं। और गाली केवल बापू को ही नहीं, बाबा को भी, नेहरू जी को भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी गाली केवल उन महानायकों को नहीं दी जा रही है जो गुमनाम हो गए हैं। ये न जाने हम लोग किस दौर में पहुंच गए हैं। और ये गाली 1997 के दौर से शुरू हुई थी, बल्कि उसके कुछ दिन पहले से। तो मेरे आंखों में आंसू क्यों आए थे? बाबा साहब को याद करके क्यों आए थे? मैं एक कल्पना किया, ये सब जितनी बात मैं बोल रहा हूं वो जब मैं उस कमरे में बैठकर मेरा भारत महान या नहीं महान पर सोच रहा था, उतने ही क्षण भर में सारी बातें आई थी। 1997 की बात है। मैं अपने किसी सीनियर से मिलने इलाहाबाद गया था, हिंदू हॉस्टल की बात है। तो मैंने कल्पना किया कि कल्पना करो कि मैं आज अमेरिका चला जाऊं, ब्रिटेन चला जाऊं, नीदरलैंड चला जाऊं और वहां के किसी विश्वविद्यालय में, किसी लाइब्रेरी में मैं बैठकर कुछ पढ़ लिख रहा हूं, और उसी समय वहां से कोई गुजरे, कोई महान हस्ती आज की, वो मुझसे पूछे, मैं अपना परिचय देने में कहूं कि मैं इंडियन हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारतीय हूं, और इस पर उसको कुछ याद आ जाए और वो लपक कर मुझसे हाथ मिलाते हुए कहे, वो वेरी वेलकम, यू आर फ्रॉम द कंट्री ऑफ मिस्टर अंबेडकर, द ग्रेट अंबेडकर। तो क्या मेरी हिम्मत पड़ेगी कि मैं हाथ छुड़ा दूं कि नहीं? हम तो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने देश में गाली देते हैं, इनको दूसरे जाति का मानते हैं, और अगर ऐसी हरकत हम वहां कर देंगे
तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? इनके बारे में जो सोच रहा है वही सोचेगा। वो हमारे बारे में मान लेगा कि ऐसे अंधेरे वहां थे तभी ये रोशनी जलाने की बात कर रहे थे। और जब यही बात मैं सोचने लगा, घनीभूत हुआ विचार, तो आंखों में आंसू आ गए कि हमने अपने महापुरुषों को बांट दिया। आज हम आप जो लोग भी समाज के लिए सोच रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। ये लोग भी समाज के लिए किए। तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, गांधी जी की जो बात मैंने छेड़ी थी, अगर गांधी जी पहले ही दिन कह देते वर्ण व्यवस्था खत्म करो, तो क्या हो जाता? गांधी जी ही खत्म हो जाते। और नहीं तो नकली उनकी बातें मान लेता समाज, असली में नहीं मानता। 73 साल बाबा साहब का संविधान लिखे बीत गया ना। अभी गांव गिराव में, गली मोहल्ले में भेदभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? सब संविधान भी अपना लिए, शपथ भी खा लिए, लेकिन बदले नहीं बदले। सामाजिक बदलाव एक दिन में नहीं हो जाता है और झटके में नहीं हो सकता। तलवारों से तो होता ही नहीं, क्योंकि ये दिमाग में होता है, ये दिल में होता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा, तब आपको दोनों महापुरुषों में क्या संयोजन था और आसानी से समझ में आएगा। और इससे एक और बात का उत्तर निकलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि नामों के पीछे से टाइटल हटा देने पर सब बराबर हो जाएंगे, मैं इसकी विफलता आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत में ही, भारत में एक संप्रदाय, एक धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद जी तक 10 महान गुरु उसमें पैदा हुए हैं। वो सब के सब अपने आप में सूरज हैं। बेदाग चरित्र के समता मूलक सिद्धांत की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध, प्राण न्यौछावर करने वाले। उनकी बातों को मानकर बहुत सारे लोग उस इलाके के सिख बन गए। और जब सिख बने तो सबका कॉस्ट्यूम, ड्रेस एक जैसा, कपड़ों से देखकर नहीं पहचान पाओगे, सब एक जैसे, नाम एक जैसा, सबके नाम के पीछे सिंह, जितने मर्द हैं सब सिंह हो गए। सारी लड़कियां राजकुमारी, कौर लग गया। कौर का मतलब राजकुमारी होता है। लग गया, ये इसीलिए लगाया गया ताकि जाति खत्म हो जाएगी, वर्ण खत्म हो जाएगा। न बाबा साहब तब पैदा थे, न बापू पैदा थे, तब की बात है। समझना मेरे दोस्तों। उसके बाद बाबा साहब भी आए, पहले बापू आए, फिर बाबा साहब आए। बापू काफी बड़े हैं, ये 1891 में अवतरित होते हैं, वो 1869 में अवतरित हो गए हैं। 22 साल बड़े हैं, करीब पिता पुत्र का संबंध है इन लोगों का उम्र के आधार पर। पंडित नेहरू इनसे 2 साल, 1889 में पैदा हुए। सरदार पटेल जी दोनों लोगों के बीच में 1876 में पैदा हुए, लेकिन तब भी चाचा के बराबर उम्र के हैं। सरदार पटेल जी पंडित नेहरू और बाबा साहब के अगर उम्र के आधार पर तुलना करें तो चाचा है। तो अब आप जरा सिख धर्म के लोगों से सीख लीजिए कि भारत कैसे अपने दिमाग में जो चीजें रखकर चल रहा उसे बदलता नहीं है। आज भी आप गुरुद्वारों में जाइए, पंजाब के गांव में जाइए, और ज्यादा कुछ नहीं, पंजाब तक नहीं जाना, दिल्ली में चले जाइए, अलग अलग जातियों के सिख लोग आज भी हैं। पगड़ी एक, दाढ़ी मूछ एक जैसी, तलवार सबको रखने का हक मिल गया, कड़ा सबने पहन लिया, भूषण एक जैसा, कंघा एक जैसा, तलवारें एक जैसी, कॉस्ट्यूम एक जैसा, नाम एक जैसा। लेकिन जो उससे पहले की जातियां थी वो मुट्ठियों में सब दबाए हुए हैं अपनी अपनी। और परिणाम यह है कि सबके गुरु ग्रंथ साहब एक हैं, लेकिन सबके गुरुद्वारे अलग अलग हैं। दोस्तों, सबके गुरुद्वारे अलग अलग हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी जो अन्याय से कोई पीड़ित होता है तो उसे लगता है कि मुझे जो न्याय चाहिए ये इसके हाथ में दे क्यों नहीं रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आप समझते हैं कि ये दे सकता है वो मजबूर होता है। वह जानता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं चाहूं तो दे दूं, मेरे बस की बात नहीं है। आपको पता है दोस्तों, गुरु अंगद, दूसरे गुरु सिख धर्म के, उन्होंने ही लंगर की व्यवस्था की है। जो गुरुद्वारों में लंगर चलता है ना, लंगर में क्या सिस्टम है, लंगर पंगत, सब नीचे बैठेंगे एक बराबर पर और एक साथ खाना खाएंगे। बगल में किस जाति का है,
किस वर्ण का है कोई नहीं पूछेगा। क्यों व्यवस्था चलाई गई थी? गुरु अंगद जी ने देखा था, दूसरे गुरु नानक जी चले गए थे दुनिया से, समतामूलक समाज के लिए लड़ रहे थे। लोग गुरु नानक के विचारों से प्रभावित होकर जुड़ रहे थे, जैसे मेरे विचारों से प्रभावित होकर के हो सकता है बहुत से ब्राह्मण जुड़े, बहुत से शूद्र लोग जुड़े, बहुत से वैश्य लोग जुड़े, बहुत से मुस्लिम लोग जुड़े, लेकिन कोई जरूरी है कि वो मेरे जैसे ही पवित्र हो पाए या मेरे जैसे ही अच्छे या बुरे जो भी मैं हूं। हो सकता है मुझसे भी कोई अच्छा हो सकता है कि मेरे साथ होकर भी वो उतना अच्छाई न ले पाए। तो गुरु नानक जी जब एक दीपक के रूप में प्रकाशवान हुए तो समाज उनसे जुड़ने लगा, लेकिन समाज भेदभाव नहीं छोड़ता था। उनके उपदेश में आता था, उनके सत्संग में आता था, लेकिन भेदभाव छोड़ता नहीं था। सत्संग में बैठे लोग भी जाति वर्ण के अनुसार अपने अपने मटके अलग अलग रख के आते थे पानी पीने के लिए। गुरु अंगद जी, दूसरे गुरुदेव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसका एक बड़ा अच्छा उपाय निकाला। उन लोगों ने उपाय निकाला है, हमें भी उपाय ही निकालना है। हमें भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। बहुत कुछ तो बराबर किया होगा ना तब भी, तो जो बचा उसको किया जाएगा। तो जरा समझिएगा, उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो कोई गुरु से मिलने आएगा, और गुरु से मिलने राजा महाराजा भी आते थे। आज बाबा बागेश्वर धाम देखिए, उनकी तुलना में गुरु नानक जी से नहीं कर सकता। राम रहीम तुलना गुरु नानक जी से नहीं कर सकता, लेकिन राजनेता मिलने जाते हैं ना। तो जब कभी कोई धर्म गुरु बनता है, कोई समाज में मसीहा बनता है, चाहे वो असली हो या नकली, नेता वहां पहुंचते हैं, राजा पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध के पास भी सारे राजा पहुंचने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो जनता में लोकप्रिय होता है, वो जनता के दिलों में बैठ जाता है। कौन? वह जो संत है। अब नकली भी है तो भी कमजोर दिमाग वालों के दिल तक पहुंच लेता है, ठग देता है उनको। तो इस नाते मैंने तुलना की है, शेष इसमें कोई तुलना ही नहीं है। अंधेरे में उजाले में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो राजा लोग वहां आने लगे। गुरु अंगद जी ने शर्त लगा दी कि अगर आना है गुरु के दरबार तक तो लंगर में पंगत पर बैठकर साथ में खाना खाकर आओगे, तभी यहां आओगे। छुआछूत मिटाने के उपाय के तौर पर लंगर की व्यवस्था की गई थी, और कोई भूखे पेट न सो जाए इसलिए लंगर की व्यवस्था की गई थी। मेरे दोस्तों, पंजाब के लोगों से पूछ लीजिए, या वहां जो लोग हैं वो जान ही रहे होंगे, और हम यूपी बिहार से तो हजारों लाखों लोग वहां काम करने जाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि लंगर में पंगत में सब साथ में खाते हैं, लेकिन छूत अछूत अभी भी घर में गांव में अपने निजी कार्यक्रम में करते हैं। क्या करेंगे आप इस देश का? और इसके लिए किसी को दोषी मान लेने से काम नहीं चलेगा। दवा खोजने वाला मसीहा लाइए और सबको दवा पिलाइए। तो लंगर में लोग पंगत में खा लिए, लेकिन घरों में जाकर आज भी वही काम करते हैं। मेरे दोस्तों, ये बुराई इतनी आसान नहीं है कि बाबा साहब कहते और बापू मान जाते कि हां वर्ण व्यवस्था खत्म है और खत्म हो जाती। फिर आप ये कहेंगे कि तो बापू कह तो देते कि खराब है। खराब तो कह ही रहे थे लोग, वर्ण व्यवस्था को नहीं, निचले वर्ण के कर्म को। तो जब तक उस कर्म को भी अच्छा नहीं कह दिया जाएगा, समझिएगा इस बात को, आपको लगेगा कि मैं तो महात्मा गांधी की गलत बातों को जस्टिफाई कर रहा हूं। गलत व्याख्या की गई है, गलत समझाया गया है, और मैं दिखाऊंगा कि जब सही समझेंगे तो कहां पहुंचेंगे। ये लोग पहुंचे थे उस समय। मैं जो कह रहा हूं हवा में नहीं कह रहा हूं, अभी मैं दिखाता हूं। अगर ये मान लिया जाए कि साफ सफाई का काम गंदा है और फिर कहा जाए वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, तो कहने से खत्म हो जाएगी? कौन ऐसा है जो गंदे काम को अपनाएगा? महात्मा गांधी क्या थे? चक्र सुदर्शनधारी थे जो गर्दन काट देंगे सबका? कह दीजिए, किताब में लिख लीजिए, कुछ बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलता। तो पहले लिखना और बोलना नहीं था, पहले समाज को बदलना था। बापू कहां है? 3 वर्णों में से तीसरे पर, और बाबा साहब कहां है? चौथे वाले में। अंत्य जगह तो उससे भी नीचे वाले में। तो वो अपने हक की मांग चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। लेकिन और भेदभाव कौन कर रहा था? ऊपर का दोनों वर्ग और प्लस तीसरा भी। अगर बापू कह देते हम नहीं मानेंगे, तो ऊपर के दोनों वर्ण क्या कहते कि तुम तब जाओ, और जैसे ही ऊपर के दोनों वर्ण कहते कि तुम तब जाओ, तो बापू का अपना समाज यही कहता है इसको भगाओ।
तो बापू ने पहले क्या कहा? पहले कहा कि कोई भी काम खराब नहीं है, इस वर्ण का जो काम है खराब नहीं है। और फिर यही काम किससे करवाया? खुद किया। काम खराब नहीं है। पहले उन्होंने कहा काम कोई भी खराब नहीं, आप जिस काम में उसी में सेवा करिए। लेकिन खुद क्या किया? खुद सफाई का काम करना शुरू किया। गांधी जी से बड़ा कोई सफाई कर्मी देश में नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे बिहार के। जब वो मिलने आते हैं, पालकी पर चढ़कर आते हैं। बापू कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे, जो अपने पैर पर चल नहीं रहा है, दूसरे मनुष्यों के कंधे पर चढ़कर आ रहा है, हम उससे नहीं मिलेंगे। उस जमाने में कोई गाड़ी घोड़ा और सड़क नहीं था कि आज सुबह गए शाम को घर में लौट कर आ गए। जब लोग जाते थे कार्यकर्ता बनकर के कार्य सम्मेलनों में, तो 3-3, 4-4 दिन, 10-10 दिन रुकना पड़ता था। राजेंद्र प्रसाद के साथ कहार जाते थे, कपड़ा धोने वाले जाते थे। बापू के शागिर्दी में आकर राजेंद्र प्रसाद कपड़ा अपना धोने लगे, खाना बनाने लगे। तो जरा बताइए कि एक तरफ तो बापू कह रहे हैं कि जिसका जो वर्ण है वो सही है, सही नहीं था। वो दिमाग तैयार कर रहे थे, अंदर से लोगों का भाव तैयार कर रहे थे कि कोई भी काम कोई खराब न माने। ये जान लीजिए दोस्तों कि अगर किसी काम को आप खराब मानेंगे, अपने धर्म से जोड़कर मानेंगे कि नहीं करना है, खराब है, तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर दिया जाए। गांधी जी इस समस्या को समझ रहे थे। इस नाते बाबा साहब की मांग को उन्होंने रोक दिया, नहीं ये ठीक है। और फिर क्या किया? तो संविधान सभा में जो सारे लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं? रियासतों के प्रतिनिधि भी है, जो नीले रंग में दिख रहे हैं, रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, इनके प्रतिनिधि भी बैठे हैं। ये वे रजवाड़े हैं जो मुगलों के समय में भी या तो लड़कर या संधि करके अपने को बचाए रखे, इनके किले सुरक्षित थे। अंग्रेजों के समय में यहां तक तो अंग्रेज लड़े, इधर नहीं लड़े, इन्होंने संधि किया और बचाए रखे, और बहुत ताकतवर थे ये। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा जादू मारा गया? अब समझिएगा, जो मैं कह रहा था मैं दिखाऊंगा कि गांधी जी जो चल रहे थे वो बाबा साहब के सपनों की जमीन तैयार कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हैं बंधु, है नहीं? तो कौन सी जादू की झप्पी थी कि ये रजवाड़े जो न जाने कितने हजार साल से अपने अपने किलों के मालिक थे, ये आजादी के बाद अपने अपने किले छोड़ दिए। कहीं खूनी संघर्ष नहीं हुआ। पंडित नेहरू संविधान सभा में सबको जुड़ने की मांग करते हैं, तमाम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उस मांग में सब शामिल हो गए। ये कौन तैयार किया था वातावरण? यही वो गांधी थे जो वातावरण ऐसा तैयार किए थे कि सब एक संविधान बनाने के लिए तैयार हो गए। और एक तरफ तो गांधी कहते थे वर्ण व्यवस्था ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गांधी के जीवन काल में ही उस समय जिंदा थे जब बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जोड़िए महापुरुषों को। हमारे देश के नेता अपनी अपनी समाज की राजनीति करने के लिए महापुरुषों का बंटवारा कर दिए, और हम लोग एक महापुरुष की फोटो लेकर दूसरे को गाली दे रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कर देने से हम बाबा साहब को कितना जानते हैं, मानते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब की फोटो लगा लिए, नेहरू जी की फोटो टांग लिए, वैसे नेहरू जी की फोटो पर लेकर इसमें कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, वो बेचारे सबकी गाली सुन रहे हैं। पटेल साहब की मूर्ति लगा लिए और फिर हम हो गए नायक। नायक किस लिए? क्योंकि हम शेष को गाली दे रहे हैं। यह उसी तरह से हो गया कि कोई लंपट व्यक्ति पुजारी बन जा मंदिर का, तो मंदिर में चूंकि पूजा कर रहा तो सम्मान पा जाएगा। चर्च का पादरी कोई व्यभिचारी बन जाए तो लोग उसको चर्च के पास खड़ा देख करके थोड़ी इज्जत तो दे ही देंगे। कोई मौलाना कुकर्मी हो तो मस्जिद में बैठा होने के नाम पर लोग इज्जत तो दे ही देंगे। तो ये क्या करेंगे? ये एक महापुरुष की फोटो टांगेंगे आज के नेता और शेष को गाली देंगे। ऐसा नहीं है। अगर उन लोगों में इतना मतभेद था तो संविधान सभा में संविधान ध्वनिमत से कैसे पारित हो गया? और वह संविधान जो उन लोगों में मतभेद हम लोगों को दिखता है, मैं यही उदाहरण देने की बात कर रहा था कि हम लोगों को जिनको भी मतभेद दिखता है समझ नहीं पाते उस मतभेद का असली कारण। दोनों पक्षों को देखिए। जब आप अपना मान लेंगे बापू हमारे बाबा हमारे नहीं, बाबा हमारे बापू हमारे नहीं, तब इन दोनों की तुलना नहीं कर पाएंगे। बहुत बार पति पत्नी में झगड़ा होता है,
बच्चे अगर एक तरफ खड़े हो जाते हैं तो उनकी वजह से झगड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन वही बच्चे जब देखते हैं कि अच्छा मम्मी भी ऐसे बोली थी उस दिन, अच्छा पापा भी ज्यादा बोल गए थे, तो वो बच्चे आकर के दोनों को मिलाने वाले हो जाते हैं। अगर उन लोगों में किसी विचार को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर मतभेद था तो हम उसको भरेंगे, भेद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि ये नेता, ये नायक हमारे एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन नहीं, समता मूलक लक्ष्य सबका था। और इसका एक दृष्टांत देखिए कि जब उन सब ने मिलकर प्रयास किया तो ठीक है कि कुछ लोग नहीं माने, देश का विभाजन करवा दिए, लेकिन जो मान गए थे, केवल 2 जगह सेना भेजनी पड़ी थी पटेल साहब को, से सारी रियासतों ने बिना किसी संघर्ष के स्वतः संधि पत्र लिख करके अपनी अपनी रियासतों का विलय कर दिया था। कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं हुई। तो ये वातावरण कौन तैयार किया था? अभी मैंने सिख धर्म का उदाहरण दिया कि आज तक वो बात नहीं मानी गई जो गुरु अंगद जी, गुरु नानक जी मनवाना चाह रहे थे। तो बाबा साहब जो चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, अगर ये लाइन सीधे बोल दी जाए ना, तो न जाने क्या है इसमें। आप सबकी, हमारी सबकी ये गलत सोच है कि केवल ऊपर के 2 वर्ण इसके विरोधी हैं। अगर ऐसा होता तो 2 वर्ण नहीं, 3 वर्ण छोड़ दीजिए। 3 वर्णों को पूरी तरह से छोड़ देंगे तब भी 60% से ज़्यादा आबादी बचेगी ना। चलिए अल्पसंख्यकों को निकाल दीजिए, दूसरे धर्म के लोगों को। जरा उस वर्ण के लोगों में जो ऊपर के 3 वर्णों से और अल्पसंख्यकों से अलग है, कह दीजिए आपस में लोग रोटी बेटी का रिश्ता कर लें। मुहिम चलानी पड़ रही है। 1954 में ही पंडित नेहरू जी की सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम लिखवा रखा है, जो कॉमन सिविल कोड है, कि अगर कोई भी व्यक्ति परंपरा से हट करके विवाह करना चाहता है तो कोर्ट मैरिज जाके कर ले। कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? विवाह लोग करते हैं प्राचीन परंपरा से। हाँ, तलाक के लिए पहुंच जा रहे हैं अदालत तक, वो भी सब लोग नहीं। बहुत तो घर में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं पुरुष, पत्नियां जला दी जाती, यही सब होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब के साथ साथ हमको सभी नायकों को जोड़कर चलना है। कल्पना करिए कि रियासतदारों के जो आज वंशज हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो वंशज हैं, इन सभी वंशजों को अगर निकाला जाए और फिर इनसे कहा जाए कि आपके पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी उसी का परिणाम ये संविधान था, एक कॉपी लीजिए और इसकी रखवाली के लिए खड़े होइए। रखवाली के लिए क्या करना है? इसके आदर्शों पर चलने की बात की जाए। रियासतों के लोगों को इसकी एक प्रति ले जाइए और कहिए कि आपके पूर्वजों ने हस्ताक्षर किया, ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं संविधान सभा में, तो इन्होंने जो वचन यहाँ दिया उसको निभाने में आपका क्या योगदान होगा। लेकिन दोस्तों, हम सबको उस समाज का ऋणी होना पड़ेगा जिस समाज ने अंधेरे दौर में संविधान की रूपी चिराग को, संविधान रूपी दीपक को हवाओं से, चक्रवातों से ऐसे अंजुलि में ढककर बचा कर रखा है। जब अंजुलि में ढककर बचा कर रखा है तो 2 बात, अगर वो अंजुलि हटाएंगे ही नहीं, कहेंगे नहीं ये हमारा दीपक है, हम ही इसका प्रकाश लेंगे, हम ऐसे घेरे रहेंगे, तो अंधेरा आएगा, लोग अपना अपना दीपक जला लेंगे। अगर आप हटा देंगे तो यही प्रकाश सबके लिए हो जाएगा, सबका दीपक बन जाएगा, सब तेल डालेंगे इसमें। अगर आप ऐसे किए रहेंगे और सब अपना अपना दीपक जलाएंगे तो एक दूसरे के दीपक से उठने वाले धुआं और कालिख को देख करके तंज और व्यंग भी आने लगेगा। उसका तो कम जल रहा है, मेरा तो तेज जल रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि सब एक दूसरे का दिया बुझाने लगेंगे। ऐसा बहुत बार इस देश में हुआ है। एक कोई रोशनी होती है तो 700-800 साल इस देश में उजाला रहता है। हमारे यहाँ संविधान रूपी रोशनी हुई है, इसी को उजाले के रूप में आगे बढ़ा लिया जाए, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसके लिए उन सभी महापुरुषों के योगदान को नमन किया जाए जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा तैयार किए गए संविधान के लिए माहौल बनाया, संविधान सभा में शामिल हुए और उस पर फिर बाद में सहमति देकर हस्ताक्षर किया। बाद में उसी संविधान से होने वाले चुनाव के जरिए देश को आगे ले चले।
उन सभी महापुरुषों को हम याद करें और सभी को एक साथ संजो कर एक गुलदस्ता बनाएं, जिससे कि हमारा संविधान जो विविधता रूपी भारत को समता के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, वह फल फूल सके, वह आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और मेरी कोशिश होगी कि हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग बाबा साहब के योगदान को महसूस करें, समता के महत्व को समझें, न्याय के महत्व को समझें, तर्क और विज्ञान के वसूलों को समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।